अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। कल का दिन पाकिस्तान की सियासी और अदालती तारीख के लिए एक और सनसनीखेज दिन होने जा रहा है। कल हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातों ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरने की धमकी दे रखी है और कवी इम्कान है कि इन जमातों के कारकुनों की बड़ी तादाद सुप्रीम कोर्ट के सामने सरापा एहतजाज होगी। और इस एहतजाज के पीछे बुनियाद तो बड़ी वाज़ेह और दो टोक है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट की जानिब से साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मुबैना सहूलतकारी को रुकवाना है। कल का दिन इमरान खान के लिए भी इंतहाई अहम होगा, क्योंकि 2 रोज कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह अहकामात दिए थे कि इमरान खान को पीर तक किसी भी मालूम या नामालूम मुकदमे में गिरफ्तार ना किया जाए। यानी कल के रोज के बाद क्या एक बार फिर इमरान खान की गिरफ्तारी डाली जा सकती है? इस इम्कान को बिल्कुल भी रद्द नहीं किया जा सकता। अगर वापस आए सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत में महाजराई पर, तो वो अपनी इंतहाओं पर आन पहुंची है। सिर्फ नून लीग ही नहीं, बज़ाहिर हुकूमत में शामिल तमाम जमातें सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ सफ आरा हो गई है। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने तमाम जमातों को कल होने वाले एहतजाज में शिरकत की दावत देते हुए कहा है कि हमने जजेस के बिगाड़ को सीधा करना है। एक तरफा तौर पर एक मुजरिम को तहफ़्फ़ुज़ देने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उनको वीआईपी प्रोटोकॉल दे रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं ताकि आइंदा भी वो जराइम करे, ताकि आइंदा भी वो मुल्क को इस कदर कमजोर करे कि मुल्क पारा पारा हो जाए। ऐसी साजिशों से हम पहले भी निमटे हैं। एक बार फिर जरूरत पड़ी है कि हम अवाम को और कारकुनों को हर तरफ से दावत दें कि वो यहाँ पहुँचे। हमें मुल्क के इदारों का तहफ़्फ़ुज़ करना है, उनकी बिगाड़ को हमने सीधा करना है। दूसरी जानिब जमीयत उलमा इस्लाम के सिंध और बलूचिस्तान से काफिले पहले ही इस्लामाबाद की जानिब रवां दवां हैं। ताहम इस कहानी में उस वक्त नया ट्विस्ट भी आया जब हुकूमत ने मौलाना फजलुर रहमान को सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज के बजाय डी चौक की तजवीज़ दे दी, जो मौलाना फजलुर रहमान ने फिलहाल मुस्तरद कर दी है। और अब आज रात 10 बजे हुकूमत एक बार फिर मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की कोशिश करेगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के बकौल कल पीडीएम एहतजाज में अवाम की बड़ी तादाद शिरकत करेगी और बड़े एहतजाज को कंट्रोल करना मुश्किल होगा, क्योंकि लोगों में गम व गुस्सा है और पुरअमन एहतजाज को रेड जोन से मुंतकिल करना चाहिए। अहम बात यह है कि इस एहतजाज को मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी भरपूर सपोर्ट मिल रही है और पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज भी कल के एहतजाज में खुद मौजूद होंगी, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस एहतजाज में पूरी तरह शिरकत कर रही है। बल्कि गुज़िश्ता रोज बिलावल भुट्टो जरदारी तो ये वार्निंग भी दे चुके हैं कि अगर अदलिया इस ही तरह किरदार अदा करती रही तो वो इलेक्शन तक को तस्लीम नहीं करेंगे। अब हम किसी इलेक्शन में ना एस्टैब्लिशमेंट को धांधली करने देंगे, ना जुडिशरी को धांधली करने देंगे। जो इलेक्शन होगा, अगर जरूरत से ज्यादा सियासी जुडिशरी मौजूद होगा तो पीपल्स पार्टी वो साफ और शफाफ इलेक्शंस नहीं मानेंगे। एक तरफ हुकूमत और पीडीएम पूरी कुव्वत से सुप्रीम कोर्ट को ललकार रही है, तो दूसरी जानिब इमरान खान खड़े हैं जो सुप्रीम कोर्ट के दिफा का अलम बुलंद किए हुए हैं। ना सिर्फ वो सुप्रीम कोर्ट के हक में अपनी अवामी हिमायत को मुतहर्रिक कर रहे हैं, साथ ही एक भरपूर बयानिया भी बना रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर हुकूमत को इंसाफ व कानून को रौंदने का इल्ज़ाम दिया जा रहा है। आज भी इमरान खान ने यूनियन काउंसिल्स की सतह पर अपने कारकुनों को सुप्रीम कोर्ट की हिमायत में एहतजाज का टास्क दिया था, जबकि आलमी मीडिया और सोशल मीडिया में अपनी तकारीर में भी इमरान खान अदलिया को ही अपनी आखिरी करार दे रहे हैं। तो इस वक्त सारी कौम को खड़ा होना चाहिए अपनी अदलिया के साथ, और मैं उनका खास तौर पे शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरह उन्होंने बोगस केसेस मेरे ऊपर बनाए हुए हैं। एक ही जगह हम जाते हैं उम्मीद लेके, और वो अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने मुझे जेल में से बचाया। Judges took a stand. I mean, we are witnessing history in Pakistan now, new history being written. The only hope we have is the judiciary. सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ महाजराई पर सिर्फ इमरान खान ही हुकूमत को आड़े हाथों नहीं ले रहे हैं, बल्कि वकला बरादरी भी इस मामले पर हुकूमत को खबरदार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि हुक्मरान सियासी जमातों से दरख्वास्त है कि वो एहतजाज ना करें और ना ऐसा कोई इकदाम करें जिससे अदलिया की सालमियत और अमूर को नुकसान पहुंचे। बयान में मजीद कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कानून की हुक्मरानी, आइन की बालादस्ती और अदलिया की आज़ादी के साथ खड़ी है। यानी कल का दिन हुकूमत के लिए एक नया चैलेंज लेकर आएगा, बिलखुसूस उस मुस्लिम लीग नून के लिए जिसको 1997 में सुप्रीम कोर्ट पर आने वाले हमले पर आज तक तानाजनी का सामना करना पड़ता है। तो क्या अब नून लीग एक बार फिर अदलिया के खिलाफ अपनी लड़ाई को किसी भी हद तक ले जाने के लिए तैयार हो गई है? इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा और इस लड़ाई से हासिल क्या होगा? दूसरी जानिब इमरान खान की गिरफ्तारी के मौका पर हंगामा आराई करने वाले मुबैना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के खिलाफ हुकूमती और रियासती मशीनरी भी पूरी तरह मुतहर्रिक हो चुकी है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह दावा किया कि 9 मई के इंतशार के बायस 6 अरब रुपए से जायद का नुकसान हुआ, जबकि अब तक
3000 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। दूसरी जानिब GHQ पर हमला करने वाले शरपसंदों की तस्वीर भी सामने ले आई गई है और 76 अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है। साथ ही उन शरपसंदों की वीडियो पैगाम भी मंजर आम पर आए हैं जिसमें वो अपने तर्ज अमल पर शर्मिंदा भी हैं और मुआफिया भी मांग रहे हैं। जबकि पाक फौज से ज़ाहिर यकजहती के लिए पूरे मुल्क में आज रैलीज भी निकाली जा रही है। दूसरी जानिब ऐसा लगता है कि वफाकी हुकूमत तहरीक इंसाफ को कलअदम किए जाने की सोच पर भी काम कर रही है, जिसका इजहार आज एक बार फिर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी किया। तफसीली बात करेंगे प्रोग्राम में, आगे चल के हमें ज्वाइन करेंगे वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए दाखिला अता तारिर साहब, और हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहरियार अफरीदी साहब भी। पहले बात करेंगे ज़रा जो कानूनी एक लड़ाई इस वक्त चल रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत आमने सामने है, चूँकि कल एक इंपॉर्टेंट समाअत भी होनी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो इस केस के हवाले से है, उस पर हम बात करते हैं। अजहर सिद्दीक साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉयर भी हैं, सीनियर कानूनदान भी हैं। अजहर सिद्दीक साहब बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। सर, एक तो सबसे पहले तो ये बताएं, कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने एक बड़ा एहतजाज होने जा रहा है, क्या इस एहतजाज को हम कह सकते हैं कि इसकी टाइमिंग चूँकि एक महज इत्तफाक हो सकती है कि कल ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस भी सुनना है, इलेक्शन के वाले से इलेक्शन कमीशन की रिव्यू पिटीशन पे केस सुनना है, क्या उस पर असरअंदाज होने की कोई कोशिश आपको लग रही है या ये लड़ाई अलग से है? बहुत शुक्रिया। ये तो प्री प्लान मामला है कि आप देख लिया, उन्होंने हर तरह से हरबे इस्तेमाल करके देख लिए कि इलेक्शन तो इल्तवा का शिकार नहीं हो रहे हैं। अब जब इलेक्शन कानूनी तौर पर इल्तवा का शिकार नहीं हो रहा, ना आइन में गुंजाइश है ना कानून में गुंजाइश है, अदालतों में प्रेशर डाल के बड़ी कोशिश करके देख ली, हर महाज पे ये हार चुके हैं। मैं उनकी तरफ नहीं जाऊंगा, ये जो कुछ तोड़ फोड़ हुई है, शरपसंद नासर ने जो कुछ किया वो अपनी जगह पर रहे। बात करेंगे आइन और कानून की पासदारी की, उसमें तो इतनी बुरी तरह से हार चुके हैं। अब क्या रह गया इनके पास? यानी शर्म से डूब मरने का मकाम है। जहां 144 की दफात लगी हुई हैं, दहशतगर्दी के पर्चे होते हैं, इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग निकलते हैं, फौरन पर्चे होते हैं, और मेरा ख्याल है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम होने जा रहा है। 150 से ज्यादा पर्चे हो चुके हैं। दूसरी तरफ किस मुंह से ये सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज करने जा रहे हैं? क्या इनके वो आ जाए? मैं चैलेंज करता हूं इनके वोकला आ जाए, अगर सेटिस्फाई कर दे कौम को। ये क्या बुनियाद है? ना तो ये कह रहे थे कि एक ही दिन में इलेक्शन होने चाहिए, वो आर्टिकल 224 में कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है, आइन और कानून में है नहीं। दूसरा 90 दिन में इलेक्शन कराने हैं, वो इनके पास जवाब कोई नहीं। आप हुकूमती वकला को कानूनी मनाजरे का चैलेंज दे रहे हैं कि आ जाए आमने सामने बैठते हैं, कौम के सामने बैठ के मनाजरा करते हैं और मुतमईन करते हैं कि कौन हक पे खड़ा है कानून के ऊपर। मैं चैलेंज दे रहा हूं इनको, मैं इन्हें चैलेंज दे रहा हूं हर इशू के ऊपर आ जाएं। क्या सेम डे इलेक्शन हो सकती है? क्या 90 दिन के अंदर इलेक्शन होती है? पंजाब के इलेक्शन लाहौर हाई कोर्ट ने 10 फरवरी को कहे थे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो 1 मार्च का बाद में आया, 4 अप्रैल का बाद में आया। पहले तो लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था, और उसमें इलेक्शन कमीशन टोटल कसूरवार इनके साथ मिला हुआ है। और मेरी बात सुनिएगा, बड़ी सिंपल सी बात है, 3 चीजों पे आ जाएं, सेटिस्फाई कर लें। पहले बताएं सुप्रीम कोर्ट के सामने किस आइन और कानून के तहत मुजाहरा कर रहे हैं और ये दहशतगर्दी करने जा रहे हैं। ये वही बात है, दबाव डालने, प्रेशर डालने, रियासत पाकिस्तान को चैलेंज कर रहे हैं। और भाई वो जो वहां हुआ है अपना कोर कमांडर वगैरह सारा, उसमें पर्चे दर्ज हो गए, कानून के मुताबिक कार्रवाई हो रही है। आप हुकूमत, आप लोगों ने कसूरवार बनाया, आपने क्यों लोग बाहर जाने दिए? रोका क्यों नहीं लोगों को? अब आप और इसकी बड़ी सारी तस्वीर भी सामने आ चुकी है, कौन लोग हैं उसमें? बहुत से लोग ऐसे हैं जो माफी मांग रहे हैं, हमने गलती की है, वो लोग सामने आ गए। जो लोग हैं उसमें बहुत से तरीके साथ के लोग हैं, आप इनकार नहीं कर सकते। तरीके साथ के लोग नहीं थे, वो थे तरीके साथ के लोग, उसमें बहुत सारे। मैं डिफेंड नहीं करूंगा जी तो सर, मैं नहीं डिफेंड करूंगा उसको, मैं डिफेंड नहीं करूंगा, मैं बात और कर रहा हूँ। मैं जरा कल की बात करना चाह रहा हूँ। जरा कल एक इंपॉर्टेंट केस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, चूंकि इलेक्शन आज की तारीख यानी आज 14 मई को इंतखाबात पंजाब के अंदर होने थे, वो नहीं हो सके। 90 रोज तो क्या 100 रोज से भी ऊपर का टाइम गुजर चुका है। अब मामला आपको किस तरफ जाता हुआ मुमकिन तौर पर दिखाई दे रहा है? कल की जो समाअत है उसमें कुछ लोगों की ख्वाहिश तो यह है कि वज़ीर आज़म के खिलाफ या कुछ वज़रा के खिलाफ जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा। जो माहौल है, एक तरफ आपने इमरान खान को रिलीफ दिया जिस पे आप पे बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है, दूसरी तरफ आप गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर जाकर अगर कदम उठाते हैं तो फिर तो बहुत ज्यादा मामला जो है वो किसी और तरफ चला जाएगा। तो लग नहीं रहा आपको कि अगर वहां रिलीफ दिया गया तो यहाँ पे भी बुर्दबारी का मुजाहरा करते हुए कुछ और बीच का रास्ता निकाला जाए शायद दोबारा से? और उसमें क्या ऑप्शन ऐसा है कि असेंबलियां दोबारा बहाल हो जाए पंजाब और केपी की, जो बजट आ रहा आगे?
देखिए मैं एक बात तो बता दूं, और ये भी मैं चैलेंज करता हूं, इमरान खान साहब को कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ बता दे, जमानत लेना हर एक का हक है, और गिरफ्तारी इमरान खान साहब की हाई कोर्ट से अंदर से रेंजर्स ने की, कोई वारंट ऑफ अरेस्ट नहीं है, वारंट ऑफ अरेस्ट जाके नैब के दफ्तर दिया जाता है, वो तो मामला खत्म हो गया। अब आ जाए इस मामले में तौहीन अदालत हो चुकी है, वजीर आजम और काबीना तौहीन अदालत की मुर्तकिब हो चुकी है। इन्होंने पैसे नहीं देने थे, पैसे रोकी रखे, आइंदा तो कोई भी गवर्नमेंट आएगी, इलेक्शन 5 साल भी पूरे होंगे तो पैसे नहीं देंगे, क्या कर लेंगे आप लोग? इसके वजह नहीं, ये बाकायदा जवाब कोई नहीं है। और इसमें जिस तरह इन्होंने पार्लियामेंट में बैठ के करारदादें पास की, वो सब तौहीन अदालत है। अब सवाल ये आता है कि मैं खुद इंटरेस्टेड नहीं हूँ वजीर आजम और काबीना के खिलाफ, क्या मिलेगा? उनको घर भेज देंगे। असल इशू है इलेक्शन कराना, और इसमें सबसे ज्यादा कसूर है इंतजामिया का, सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी डिफेंस, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, गवर्नर स्टेट ऑफ बैंक ऑफ पाकिस्तान। आप देखें पैसे 21 अरब की बात की, 1392 अरब निकल आया। इन्होंने कहा कि हमारे पास यानी पाकिस्तान आर्मी की दस्ते दस्याब नहीं या रेंजर दस्याब नहीं, वो आपने देख लिया 245 लगा दिया पूरे पाकिस्तान के अंदर, और हर जगह वो दस्तियाब है। यानी इसमें तो कोई रह नहीं गया ना। अब आगे जो मैं देख रहा हूँ, इनमें तौहीन अदालत में इन सबको, जो सेक्रेटरी फाइनेंस और इन सब लोगों को इनके घर भेजना चाहिए, और इन लोगों के खिलाफ अगर एक्शन नहीं लिया गया तो कल बड़ा यानी आइंदा से इलेक्शन कभी तो आपकी ख्वाहिश है ना कि घर भेजना चाहिए, तौहीन अदालत लगनी चाहिए। जो माहौल बना हुआ है उस सारे माहौल के अंदर क्या आपको लग रहा है कि इतना अग्रेसिव जाएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बीट का रास्ता नहीं निकालेगी? जो मैं बात कर रहा हूँ कि क्या रह गया इसके अंदर जी, देखिए बीच का रास्ता क्या निकालना है, मैं बता देता हूं। रास्ता मैं बताता हूं रास्ता क्या है। ये आगे बजट पेश होने हैं पंजाब और केपी के, इस तरह से मामला अगर लटका रहा अक्टूबर तक तो जा नहीं सकते। आपने बजट पेश करे ना दोनों सूबाई असम्बलियों के, तो एक राय है, एक तजवीज है जो चल रही है काफी ज्यादा, बजट में कोई मसला नहीं है, शायद जो है असम्बलियों को दोबारा बहाल कर दिया जाए। ये आर्गुमेंट भी है, आतर मिनल्ला साहब का पॉइंट था भी ये। देखिए एक तो बात बताऊं, असेंबलियां बहाल नहीं हो सकती, उसकी वजह क्या है? असेंबलियां बहाल अगर होनी थी, किसी ने चैलेंज करना था, बातें उससे आगे जा चुकी हैं। अब तो इलेक्शन होने ही होने हैं, और इलेक्शन आपको करवाने। जहां तक बजट पेश करने की बात है, निगरान सेटअप जो है आपका है, वो अपना 2 महीने का 3 महीने का बजट सप्लीमेंट्री ग्रांट के जरिए कर सकता है, और इसकी गुंजाइश है। जब नई पार्लियामेंट आएगी, नई पार्लियामेंट सारे का सारा वो बजट सप्लीमेंट्री ग्रांट के तौर पर मंजूर कर सकता है। तो ये बहाना नहीं है कि आप, और ये जिस तरह निगरान हुकूमत 90 दिन से जायद चल रही है, ये गैर कानूनी और गैर आईनी। और केपीके में तो गवर्नर ने आज तक डेट ही नहीं दी, वो सारा डाल रही है कोर्टों पे। भाई गवर्नर आपका है, गवर्नर ने डेट क्यों अभी तक दी? गवर्नर डेट दे और आगे इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराए। जब गवर्नर अपने आईनी इख्तियारात पूरा ही नहीं कर रहा, आइन का आर्टिकल 112 और 105 तोड़ रहा है, तो क्या करे? सुप्रीम कोर्ट क्यों डालने की बात करते हैं? आप आए, डेट अनाउंस करें और इलेक्शन कराएं, किसने रोका है? सिर्फ वजह ये है कि ये जो है ना मुंह शिगाफियों के पीछे छुपते फिर रहे हैं। आइन और कानून बहुत क्लियर है, मैं बताता चलूं आपको। अब आपको उस पर अमल दरामद कराना है, अब नहीं कराना चाहते। मजीद बात भी करेंगे, उस पर मजीद बात भी करेंगे। अजहर सिद्दीक साहब हमें मिर्जा मोइज बेग साहब ने भी ज्वाइन किया है, माहिर कानून है। मिर्जा मोइज बेग साहब ये बताइएगा कि कल की जो समात है, वैसे तो आज 14 मई को इंतखाबात होने थे जो कि नहीं हो रहे, इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन की रिव्यू पिटीशन पे कल समात हो रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। बड़ी इंपॉर्टेंट समात है। ये अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर, जब सुप्रीम कोर्ट में ये समात हो रही होगी, बाहर एक धरना चल रहा होगा हुकूमती जमातों का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के खिलाफ। लेकिन सर ये बता दें कि इस समात आप क्या देख रहे हैं कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई बहुत ताकि एक्सट्रीम स्टेप पे सुप्रीम कोर्ट उठा सकती है कि वज़ीर आज़म या वज़रा के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दिया, या फिर कोई रास्ता ऐसा निकाला जाएगा कि जो विन विन हो दोनों साइड्स के लिए? चूंकि एक तरफ गवर्नमेंट कह रही है कि इमरान खान को बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ दिया गया है, तो यहाँ अगर बहुत ज़्यादा सख्त स्टेप उठाया जाता है फिर तो ज़ाहिर है फिर गवर्नमेंट बिल्कुल सीधी हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट के मामले में कि ये हमारे खिलाफ बिल्कुल एकतरफा फैसले कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको कल का दिन क्या लेके आएगा सुप्रीम कोर्ट से? देखिए बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर कि जिसके जरिए सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शंस 14 मई कराने का हुक्म दिया, उस ऑर्डर की कानूनी हैसियत क्या है? क्योंकि हमने पहले देखा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने एक सो मोटो नोटिस लिया। जिस वक्त ये सो मोटो नोटिस लिया गया उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट का एक फैसला इनफील्ड था जो कहता था कि इलेक्शन कमीशन गवर्नर साहब के साथ कंसल्टेशन में एक इलेक्शन का स्केड्यूल मुरतब करे। उसके बाद हमने देखा कि जो सो मोटो लिया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वो डिसमिस हुआ बाय 4-3। 4 जजेस ने कहा कि हमारी ये जुरिस्डिक्शन नहीं कि हम इस वक्त, जबकि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला इनफील्ड है, इस फैसले को देख सकें सो मोटो अपनी पावर एक्सरसाइज करते हुए, और इस वक्त हम इस पर इंटरफेयर नहीं कर सकते। नॉनदलेस हमने देखा कि उस माइनॉरिटी डिसीजन को, उस 3 जजेस के माइनॉरिटी फैसले को बेस बना के सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर चंद पिटिशंस में ये ऑर्डर किया कि 14 मई को इलेक्शंस कराए जाएं। तो सबसे पहले हुकूमत के लिए कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करने से पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी जजेस के फैसले की अहमियत ज्यादा है या फिर जो 4 जजेस का फैसला है उसकी कानूनी हैसियत है। और इन तमाम सवालात का तयन सिर्फ एक फुल कोर्ट के जरिए किया जा सकता है।
तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की, कि जब ये बार बार सवाल उठाया जा रहा है, हुकूमती हल्के भी कह रहे हैं कि हम 3 जजेस के फैसले की बजाय 4 जजेस के फैसले के ऊपर अमल दरामद करेंगे, तो देखना यह है कि क्या एक ऐसी सुप्रीम कोर्ट की जिसकी अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या ऐसा सुप्रीम कोर्ट कोई एक्सट्रीम स्टेप ले सकता है, खास तौर पे ऐसे वक्त पे कि जब सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक प्रोटेस्ट भी हो रहा होगा। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का जो ट्रेजरी बेंचेस पे हैं उनका ख्याल यह है कि इमरान खान साहब को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव दी गई। तो ये बड़े अहम सवालात हैं, और इन अहम सवालात के लिए ना सिर्फ इस पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल क्वैगमायर से निकलने के लिए, बल्कि जो सुप्रीम कोर्ट की इंटेग्रिटी और इम्पार्शियलिटी के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, इसका हल सिर्फ एक फुल कोर्ट है। क्योंकि अगर 3 जजेस ने या 5 जजेस ने या 8 जजेस ने कल कोई फैसला कर भी लिया, तो उस फैसले को कौन मानेगा? और क्या तो मोहित साहब ये बताएं मुझे आप ये बताएं कि जो अतर मिनल्ला साहब ने सवाल उठाया था, उन्होंने एक पॉइंट उनका था ड्यूरिंग दी जो समाज चल रही थी, उसमें उन्होंने कहा था कि जो असम्बलियां हैं जो डिसॉल्व हुई हैं उनकी बहाली के वाले से भी उन्होंने एक स्टेटस उसका भी उन्होंने उस पर क्वेश्चन रेज किया था। अब एक डिबेट ये भी चल रही है कि ये भी हो सकता है कि निगरान सेटअप जो है उसके दौरान नहीं हो सका कुछ भी, तो इंतखाबात अगर नहीं हो सके तो वो असम्बलियां दोबारा बहाल हो जाए, ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, ये सवाल तो बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि जो 90 दिन के में आपको इलेक्शंस कराने हैं एक असेंबली के डिसोल्यूशन के बाद, इसमें कोई इबाम नहीं। लेकिन जो डिसोल्यूशन है, दैट डिसोल्यूशन हैज टू बी वैलिड। इलेक्शंस 90 दिन में उस सूरत में कराए जाने चाहिए कि जब जो डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली है वो वैलिड है। और हमने माजी में देखा 1993 में फॉर एग्जांपल, जब ये सदर के पास ताकत होती थी कि वो असेंबलीज को डिसॉल्व कर सके, हमने देखा कि 93 में एक असेंबली डिसॉल्व हुई, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब वजीर आजम थे, और सुप्रीम कोर्ट ने उस असेंबली को रिस्टोर करने का हुक्म किया। इसी तरह अगर हम माजी करीब में देखें तो 2022 में भी 4 अप्रैल 2022 को इमरान खान साहब ने भी असेंबली डिसॉल्व कर दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि असेंबली की डिसोल्यूशन वैलिड नहीं थी। तो बिल्कुल इस तरह हो सकता है। ठीक है, क्विकली अजहर सिद्दीक साहब, आप ऐसे जगह बदल के आ रहे हैं, कहीं आपको भी गिरफ्तारी का कोई खतरा तो नहीं है? पहले आप किसी ग्रीन बैकग्राउंड से आ रहे थे, अभी आप किसी और जगह से आ रहे हैं। सर ये बता दें कि आजकल तहरीक इंसाफ के हवाले से पाबंदी के बड़ी बात करें, राना सनाउल्लाह साहब के जो कार्रवाइयाँ हुई हैं फौजी तनसीबात पे अटैक्स की वजह से, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रेजोल्यूशन जिस पे पाबंदी के हवाले से वो कह रहे हैं कि हम प्रोसीड कर सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है? अच्छा, पहले मैं सिर्फ एक बात बता दूं, आइन और कानून समझना हर एक के बस का काम नहीं है। आइन और कानून अगर समझ होता ना, तो इस वक्त तक बैठ के जो 3-5 दिन का फैसला फरमाते हैं। दुख और अफसोस के है नहीं ना, मैं खुद हाईकोर्ट में कोई मामला पेंडिंग नहीं है, हाईकोर्ट मामला डिसाइड, देयर इज नथिंग पेंडिंग बिफोर हाई कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया, जो इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बैठ के हम साइंस और फिलॉसफी लोगों को बेवकूफ बनाते फिर गवर्नमेंट की पोजीशन अभी भी है, ये जो 93 की पोजीशन तो आज भी है 4-3 वाली। ठीक है, चले, बहुत शुक्रिया आपका साहब, आपने और मिर्जा मोइज बेग साहब आपका अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। एक मुख्तसर सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। अता तारिक साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। नाज़रीन, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए दाखिला अता तारिक साहब ने। अता तारिक साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर ये बताएं कि कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तरफ जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुन रही होगी इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी दरख्वास्त को, उसी वक्त हुकूमती जमातों का, PDM का एहतजाजी धरना चल रहा होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर। अभी तक तो प्लान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर ही है। दफ़ा 144 आपने अभी तक नाफिज कर रखी है, इस दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी खुद हुकूमत कर रही होगी कल एहतजाज करके। देखिए, अब एक परमिशन के लिए एक लेटर मौसूल हुआ है ज़िला इंतज़ामिया को, तो उस पर ज़िला इंतज़ामिया जो भी कानून के मुताबिक एक्शन होगा वो लेगी। और देखें, ये भी देखना होता है ना कि किसी का पास कॉन्डक्ट क्या है। जब आप कोई भी काम करते हैं, देखते हैं कि क्या ये वो सियासी जमात तो नहीं है जिसने PTV को जलाया था, पार्लियामेंट के गेट तोड़े थे, कब्रें खोदी थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बोर्ड के ऊपर शलवारें सूखने के लिए डाली थी। तो ये सारी चीजें देखनी होती हैं। और अंसारुल इस्लाम एक बड़ी डिसिप्लिन्ड फोर्स है, वो इंश्योर करती है कि वहां पे कोई बदअमनी ना हो, कोई इनडिसिप्लिन ना हो, किसी किस्म का कोई वायलेंस ना हो। तो मैं ये समझता हूं कि ये सारी चीजें मलूज़े खातिर रख के इजाजत देनी चाहिए, और वो उसके मुताबिक जो भी कानून के मुताबिक इंतजामिया समझेगी वो बेहतर करेगी।
सरदार साहब, सिर्फ ये अंसारुल इस्लाम का एहतजाज नहीं है, बल्कि ये PDM में शामिल तमाम जमातों का एहतजाज है। मुस्लिम लीग नून भी इसमें शरीक हो रही है। जब आप पास्ट कंडक्ट की बात करते हैं तो उसमें मुस्लिम लीग नून के ऊपर भी है एक स्टिग्मा 1997 का। इसी तरह के माहौल के अंदर तब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर अटैक किया गया था। आज भी आप जजेस से शदीद नाराज़ हैं, पर्टिकुलरली चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बारे में आज भी राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि लोग बड़े गुस्से में। जब आप उन्हें लोगों को जाके गुस्से में जो लोग हैं उन्हें आप जाके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने बिठा देंगे, वो किसी जज पे अटैक कर देते जिसकी बात मरियम औरंगजेब साहब ने की भी थी, तो ये तो आप खुद मौका नहीं फराहम कर रहे लोगों को कि वो जाएं और चढ़ाई कर दें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे। कौन जिम्मेदार होगा इसका कल को? नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि हमारे लोग बड़े पुरअमन हैं और ऐसा नहीं है कि कतन कोई इंस्टिगेट करने वाली बात हो या खुदा ना खास्ता उनको ये तरगीब दी जा रही हो कि वो किसी भी इदारे पर कोई हमला करें या कोई वायलेंस करें या कोई पुरतशद्दुद कार्रवाई में अपने आप को मुलव्वस करें। अंसारुल इस्लाम की बात मैंने इसलिए की कि वो बाकायदा एक डिसिप्लिन फोर्स है जो वहां पे नज़्म और ज़ब्त को बरकरार रखने में मदद देती है। हमारे अपने रजाकार भी मौजूद होंगे और हम लोगों को पूरे पाकिस्तान में ये तलकीन कर रहे हैं कि हमेशा की तरह हमारा एहतजाज पुरअमन होना चाहिए, उसमें किसी किस्म का तशद्दुद का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मरियम नवाज शरीफ साहबा कल लीड करेंगी और वो खुद मौके पर मौजूद होंगी और मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई पॉसिबिलिटी है कि खुदा ना खास्ता वहां पे कोई ऐसी कार्रवाई हो जिससे ये तासुर जाए कि किसी इदारे पर कोई हमला किया गया है। और देखिए, जिस इदारे पर जो हमला तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने और मिलिटेंट विंग ने किया इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के रद्द-ए-अमल में, वो सबके सामने है और उन्होंने बाकायदा अपने लोगों को इंस्टिगेट किया था, तैयार किया था इस काम के लिए। हमारी तरफ बिल्कुल अमन अमान है, ऐसी कोई ना तो कोई इसका कोई पॉसिबिलिटी है, बल्कि हमने अपने लोगों को बाकायदा एजुकेट करके और बाकायदा अवेयर करके यहाँ पे लेकर आ रहे हैं। तो कल का जो एहतजाज है ये वन डे आपका इवेंट है या धरना चलेगा? और धरना है तो कब तक ये चलेगा? देखिए, जो मौलाना फजल रहमान साहब जो सरबराह PDM हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि ये धरना चीफ जस्टिस के इस्तीफे तक जारी रहेगा और लोग बाकायदा तैयारी के साथ आ रहे हैं। और 63A की गलत तशरीह से लेके एक जिस्मानी रिमांड पर एक जो मुलजिम किसी तहकीकाती इदारे की तहवील में हो उसको बुलाकर रिहा करना, उसको तमाम सहूलियात मुहैया करना, उसके लिए आउट ऑफ द वे जाना और बार बार कानून तब्दील करना, उसके केसेस में स्टे ऑर्डर देना, पार्लियामान पे कदगन लगा के पार्लियामान के अभी कानून मार्जे वजूद में ना आए उसको रोक देना, उस पर अमल दरामद को रोक देना। तो ये आइन की खिलाफ वर्जियां हैं जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सरजद की हैं और वो किए जा रहे हैं और नजर आ रहा है कि उनका झुकाव तरीके इंसाफ की तरफ है। तो उनके इस्तीफे तक अगर धरना जारी रहेगा तो कोई अचंभे की बात नहीं है। अच्छा, मुझे ये भी बता दें कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम समाअत भी है इलेक्शन कमीशन के हवाले से। जो इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी दरख्वास्त दायर कर रखी है इंतखाबात के हवाले से, चूँकि आज 14 मई इंतखाबात नहीं हो सके। अब एक राय है कि इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लग सकती है वज़ीर-ए-आज़म या कुछ वज़रा के खिलाफ। तो अगर ऐसा कोई फैसला आता है फिर तो आपके वही लोग वहाँ जो बाहर बैठे हैं वो मुश्तिल होकर कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, क्या आप दबाव में लाने के लिए जजेस को ये बंदे आप बिठा रहे हैं? यानी कि ये क्या इत्तेफाक है कि उसी दिन आपका एहतजाज भी जिसमें ये बड़ी आम तरीन समाअत भी है? मैं ये समझता हूँ कि कंटेम्प्ट के हवाले से कोई ऐसा फैसला ना वजीर आजम ने किया है, ना काबीना ने किया है, ना गवर्नमेंट ने किया है कि जिससे कंटेम्प्ट अट्रैक्ट हो। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि तमाम तर फैसले पार्लियामान की तरफ से किए गए हैं, वोटिंग हुई है बाकायदा इलेक्शन के अखराजात के ऊपर, करारदादें मंजूर हुई हैं, कानून साजी की गई है। तो तमाम तर ये स्टेप्स जो लिए गए हैं वो पार्लियामान की तरफ से लिए गए हैं। तो प्राइम मिनिस्टर पे कंटेम्प्ट किस बात की लगेगी, काबीना पे किस बात की लगेगी, गवर्नमेंट पे किस बात की लगेगी? अगर ये शकत चीफ जस्टिस रखते हैं और उनकी दानिश में पूरी पार्लियामान रिस्पॉन्सिबल है तो देख ले, पार्लियामान को लाके कटहरे में खड़ा कर दें, पार्लियामान खुद जवाब देगी कि किस तरीके से ये नाइंसाफी हो रही है। ये जो आपकी बातचीत भी चल रही है मौलाना फजल रहमान साहब के साथ कि वो अपने एहतजाज को डी चौक पर शिफ्ट करने बजाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर एहतजाज करने के, इसमें आपको लग रहा है कि मौलाना साहब मान जाएंगे या अंदर अंदर आपकी मर्जी भी यही है कि वो एहतजाज डी चौक के बजाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर ही करें? देखिए, वजीर आजम की हिदायत पे वजीर खजाना और वजीर दाखिला मौलाना फजल रहमान जो सरबराह हैं PDM के, उनके पास ये दरखास्त लेकर गए थे कि बेहतर है कि ये धरना डी चौक पे दिया जाए इंस्टेड की रेड जोन के अंदर हो। और उसमें ख्याल सिर्फ ये था कि रेड जोन में कुछ सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस हैं और इस वजह से इजाजत कई दफा नहीं भी दी जाती, तो इसलिए बेहतर होगा कि डी चौक पे कर लिया जाए। मगर मैं ये बात क्लियर कर दूं कि इस पे नजरसानी का उन्होंने कहा तो है, 10 बजे ये फैसला जो भी होगा सामने आ जाएगा। मगर मौलाना फजल रहमान साहब जो कहेंगे होना वही है, क्योंकि वो PDM के सरबराह हैं, वो इस एहतजाज को लीड कर रहे हैं
हम उन्हें कायल करने की कोशिश करेंगे, मगर अगर वो कायल ना हुए तो फिर उनकी रजामंदी हमारी रजामंदी होगी। उनकी रजामंदी के तहत फिर सुप्रीम कोर्ट के बाहर ही एहतजाज हो रहा होगा। दूसरा सर, मुझे अब ये बता दें कि ये जो कुछ हुआ 9 मई को, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन तो चल रहा है उनके कारकुनान के खिलाफ। अब राना सनाउल्लाह साहब पिछले एक दो रोज से कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलअदम करार दिया जाना बनता है। तो क्या इस सिलसिले में, इस ज़िम्न में कोई संजीदा इक़दाम उठाए जा रहे हैं? और आपने सब कुछ करके देख लिया, दहशतगर्दी के मुकदमात आपने दायर करवाए, बाकी मुकदमात भी दर्ज हुए इमरान खान के खिलाफ, आप उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। तो क्या आप कुछ स्पेशल जो कवानीन है उनकी तरफ जाने का कुछ सोचा जा रहा है, ऐसा कुछ? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि बाकायदा जो फॉरेन फंडिंग का केस था या बाकी जो केसेस थे, उसमें ये बात साबित हुई कि फॉरेन एलिमेंट भी मौजूद था। अब दहशतगर्द भी इनके दरमियान मौजूद हैं। सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस पे हमले में बाकायदा ये बात सामने आ रही है कि मुराद सईद का बयान हो, यास्मीन राशिद साहिबा का बयान हो, इनके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हो, ये हिदायत दी गई थी कि अगर इमरान खान साहब गिरफ्तार होते हैं तो ये तमाम तर कार्रवाइयां अमल में लाई जाएं। अब इंडिया में मेजर गौरव आर्या ने जो जश्न मनाया है, या जो राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट वहां पे एलिमेंट है इंडिया के अंदर, उन्होंने इमरान खान को अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी डिक्लेयर किया है। वो इसी बुनियाद पे किया है कि पाकिस्तान के कौमी सलामती के इदारे, जिन पर इंडिया भी कभी ऐसा हमला नहीं कर सका, ना ऐसी सोच रख सका, वो तरीके इंसाफ ने अंदरूनी तौर पे करके दिखाया। एक रेड लाइन होती है, वो जब क्रॉस हो गई तो इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं है, और इसके लिए अमली इकदाम भी उठाए जाने चाहिए और उठाए जाएंगे इंशाल्लाह। और ये दहशतगर्दी के अमली इकदाम क्या होंगे अता साहब? भी अमली इकदाम यही है कि एक रेफरेंस मूव किया जाए आइन और कानून के मुताबिक, और इनको बाकायदा एक कुलअदम जमात डिक्लेयर करके बैन लगाया जाए। तो मैं ये समझता हूं कि ये राना सनाउल्लाह साहब की बात बिल्कुल ठीक है, और इसमें बड़ा वजन है। वो डिक्लेरेशन भी काबीना जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ही भेजेगी अता साहब, बाय द वे। ये बिल्कुल दुरुस्त है। तो सुप्रीम कोर्ट बैठ जाए ना, जिस तरह रेफरेंस पे बैठे हुए, वो ना मज़ाहिर अली अकबर नकवी का रेफरेंस लगाते हैं, ना चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर होता है, तो फिर ठीक है। फिर या तो फिर शेड्यूल 4 में इनके लोगों को डाल के, तो जिस तरह इंटीरियर मिनिस्ट्री के पास एक पावर है कुलअदम किसी जमात को डिक्लेयर करने की, फिर वो रूट लिया जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि बड़ा अफसोसनाक है जो हुआ। इस पे ना तो उनको नदामत है, और इमरान खान साहब भी जो हैं वो लैतो लाल से काम ले रहे हैं, कभी वो एक बात करते हैं, कभी वो दूसरी करते हैं। ये लोग पहचाने जा चुके हैं। की बात कर रहे हैं शेड्यूल 4 वाली, या वाकईतन वजारत दाखिला में ये सोचा जा रहा है कि शेड्यूल 4 में डाल के पाबंदी लगा दी जाए? ये बाकायदा एक सोच मौजूद है, इस पे मुशावरत जारी है, हतमी फैसला इस पे भी नहीं हुआ, मगर ये मुशावरत का सिलसिला बिल्कुल मौजूद है। क्योंकि आपकी क्या राय है, ऐसा हो जाना चाहिए? देखिए, ये अभी डिबेट इस पे कानूनी होनी चाहिए। सियासी जमातों को जब भी बैन किया गया है उसके कोई मुस्बत नताइज नहीं निकले, मगर इन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना जरूरी है, जिन्होंने हमले किए हैं, जलाओ घिराव किया है, शोहदा की तस्वीरों की जो बेहुरमती की है। मैं उसके बाद क्या कहूँ, आप खुद एक कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं, किसी शहीद की बेहुरमती की जाए, इससे बुरा फेल क्या होगा? मुझे, मेरी तो समझ से बाहर है। और वो शहीद की पोती जो अपने दादा की तस्वीर को गले लगा के ज़ारो कतार रो रही है, उसके आंसू कौन पूछेगा जाके, और उसको कौन समझाएगा कि ये बलवाई जो थे ये क्या हदफ हासिल करने आए थे? इमरान खान साहब लाख इसको डिसोन करें, उनके लोगों के बयानात मौजूद हैं, वीडियोस मौजूद हैं, सोशल मीडिया कैंपेन मौजूद है। लेकिन इमरान खान कह रहे हैं कि मैंने किसी को नहीं कहा, वो कह रहे मैं तो गिरफ्तार था, मैंने किसी को इंस्ट्रक्शन ऐसी जारी नहीं की। ये बाकायदा कह कर गए थे, और पीछे से मुराद सईद ने वो पैगाम अवाम तक पहुंचाया, इनके और रहनुमाओं ने पहुंचाया, इनकी पूरी सोशल मीडिया टीम मुतहरिक थी, बुशरा बीबी हिदायत जारी कर रही थी। इमरान खान साहब इतने मासूम तो नहीं है ना, अभी भी बयानात में वो सिक्योरिटी इदारों के जो सरबराहान हैं उनके खिलाफ बयानात दे रहे हैं, वो लोगों को और उकसा रहे हैं कि जो हुआ वो ठीक हुआ। तो ये मैं समझता हूँ बड़ा अफसोसनाक है। जब तक इन लोगों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा, आइंदा ऐसे वाकयात को रोकने में कभी मदद नहीं मिलेगी। अतादार साहब, इमरान खान साहब के वाले से आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? मैंने पहले भी सवाल किया था, आपने दहशतगर्दी के मुकदमात आपने दर्ज कर लिए, बाकी मुकदमात उनके खिलाफ दर्ज हुए, कत्ल के, करप्शन के, क्या क्या मुकदमात आपने दर्ज नहीं किए, बगावत के, आप उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। अब जो है ज़ाहिर आपका एक टारगेट तो है कि फिक्स करना है इमरान खान को कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर, जैसे भी हो सकता है, किसी भी तरह से, बाय हुक और बाय क्रुक। अब आप क्या करेंगे? जो मैं स्पेशल कवानीन की बात कर रहा था, पोपा है, बाकी कवानीन है, क्या उनके तहत कोई कार्रवाई करने के बारे में सोचा जा रहा है कि कुछ सिविल कोर्ट मार्शल के वाले से ऐसी कोई चीज़? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने मुतहद अदालतों को भी एक वाज़ेह हुक्म दे दिया है कि तोशा खाना का ट्रायल भी रोक दें, फॉरेन फंडिंग में भी प्रोसीड आगे नहीं करना, साइफर का भी ट्रायल आपने नहीं करना,
जो 190 मिलियन पाउंड की इंक्वायरी है, वो भी अब कौन सेशन जज इतनी पसली रखता है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर्स के खिलाफ जाए। तमाम क्रिमिनल केसेस को रोक दिया गया है और खुली छूट दे दी गई है कि आज के बाद 190 मिलियन पाउंड क्या 1090 मिलियन पाउंड हो तो कोई करप्शन करेगा तो कोई किसी को पूछेगा नहीं इस मुल्क के अंदर। तो ये जो दहशतगर्दी की कार्रवाई है, इस पे एक बिल्कुल सोच विचार जारी है कि इस मामले को किसी तरफ लगाया जाए। और इमरान खान साहब की जो इसमें इन्वॉल्वमेंट है वो तहकीकाती इदारे उस पर प्रोब कर रहे हैं और जैसे ही उनके पास ठोस शवाहिद आएंगे तो फिर उनके खिलाफ जो है वो ज़ाब्ते के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। वो ज़ाब्ता शायद आपको मिल नहीं रहा, कार्रवाई करने का इरादा आपका है। अब मुझे ये बता दें सर कि ये जो सारी कार्रवाइयाँ तो चले एक तरफ चली रही है, अब प्लान आपके पास है क्या इंतखाबात के वाले से? कल अगर फैसला कोई आ जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, उसमें क्या आप फरीक बनेंगे कल के फैसले में? चूंकि इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त है, आपका क्या लाइमल होगा, क्या एक्शन प्लान होगा कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में? देखिए, मुल्क में इंतखाबात एक ही दिन होने हैं क्योंकि 63A की गलत तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने करके पंजाब की असेंबली तोड़वाई और वो दानिस्ता तौर पे किया। खैबर पख्तूनख्वा इनको भूला हुआ है। तो अक्टूबर में पूरे मुल्क में एक ही दफा इंतखाबात होंगे, उससे शॉर्ट कोई भी जो फैसला आएगा और 3 रुकनी बेंच जो 4-3 के फैसले को ओवर रूल करके, हम तो आज भी 4-3 पे खड़े हैं, वो एक पॉलिटिकल पार्टी को एक बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड के अलावा एक मुखालफिन के हाथ पैर बांध के इलेक्शन में सहूलतकारी करेगा, तो फिर ये इलेक्शन कौन मानेगा और इस फैसले को कौन तस्लीम करेगा? ना तो हमने फंड दिए ना देने हैं, पार्लियामान का वो फैसला है, सिक्योरिटी इदारे ऑलरेडी ब्रीफिंग दे चुके हैं, तो फिर इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट कैसे करवाएगा और वो हुक्म कैसे जारी करेगा? अतादार साहब, मुझे ये बता दें कि एहतजाज सब कुछ खत्म हो गया, चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई, अभी भी पाकिस्तान के अंदर बहुत सी सोशल मीडिया ऐप्स बंद हैं कम्युनिकेशन के वाले से। वो ऐप्स आपने क्यों बंद कर रखी है? बड़ा एहतजाज हो रहा है पाकिस्तान के वाले से, बड़ी बदनामी हो रही है पूरी दुनिया के अंदर, सवाल भी उठाया जा रहा है पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय के वाले से। ये ऐप्स कब खुलेंगी? आपने नेट तो अल्लाह अल्लाह करके बहाल कर दिया, आपने खोल दिया, ये ऐप्स क्यों आप नहीं खोल रहे? किस बात का खौफ है, किस बात की घबराहट है? वजारत दाखिला में यही सोचा है कि इन ऐप्स को खोल देना चाहिए क्योंकि पूरा मुल्क जो है वो VPN पे ट्विटर वैसे ही चला रहा है, आप भी चला रहा बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसका फायदा कोई नहीं है। और देखिए, ज्यादा ऐप्स जो इफेक्ट हुई हैं वो उबर, करीम, फूड पैंडा जैसी ऐप्स हैं जो रोजमर्रा के लोगों की जरूरियात हैं वो चल रही हैं, मगर दीगर सोशल मीडिया ऐप्स को जल्द ही खोल दिया जाएगा। इस पे तकरीबन डिस्कशन जो है वो हो चुकी है। इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के वाले से क्या प्लान है? कल उनकी जो जमानतें थी गिरफ्तार करने की, जो पाबंदी थी वो कल खत्म हो रही है, कल तक के लिए जो थी इस्लामाबाद हाईकोर्ट की तरफ से। देखिए, वो आएंगे ना इस्लामाबाद हाईकोर्ट से कुछ रुजू तो करेंगे, उनके खिलाफ बहुत सारे केसेस हैं जिनमें उनकी गिरफ्तारी मतलूब है। अब वो दर्जन के हिसाब से जब बेल ले जाते हैं, जो कोर्ट देती है वो एक बेल नहीं देती, वो दर्जन के हिसाब से देती है, बिकॉज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बड़ी क्लियर हिदायत हैं। ये किसी सियासी रहनुमा, लोगों के जुडिशल मर्डर हुए हैं, लोगों को जिला वतन किया गया है, लोगों को अटक किले में कैद किया गया है, लोगों पर तशद्दुद हुए हैं, मगर किसी सियासी रहनुमा को किसी चीफ जस्टिस ने आके बुला के ये नहीं कहा गुड टू सी यू, आपको देखकर खुशी हुई। वो लग ये रहा था कि कोई महबूब खड़ा है और एक इश्क की दास्तान है जो रूनुमा हो रही है। शुक्र है उन्होंने अपनी कुर्सी पे लाके उनको नहीं बिठा दिया। बहरहाल मैं आपकी बेबसी को समझ सकता हूँ अतातार साहब के आपने पूरा जोर लगा लिया इस हुकूमत 1 साल से जायद, लेकिन आप कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। इमरान खान को गिरफ्तार नहीं कर पा रहे, आप अभी भी आपका जोर नहीं चल रहा, आप करना चाह भी रहे। अगर मुझे एक बात बता दें सिर्फ कि यास्मीन राशिद, वो उनकी एज भी है, उनकी बीमारी भी है, वो खातून भी हैं। जब आप अपोजिशन में थे, जब फरियाल तारपुर साहबा को या मरीम साहबा को उठाया गया, आपने बड़ा शोर मचाया था कि खवातीन के साथ क्यों करें सारा कुछ। यास्मीन राशिद की 3 मैंने आपको वजह बता भी दी, फिर भी उन्हें अस्पताल के अंदर से जाकर उन्हें गिरफ्तार किया गया। क्या कर रहे हैं आप लोग? मैं बड़ा उनका एहतराम करता हूँ और मेरा बड़ा इज्जत एहतराम का उनसे रिश्ता है, मगर खातून होने का ये मतलब नहीं है कि आप गाड़ी पे चढ़ के लोगों को कहें कि कोर कमांडर हाउस पे हमला कर दो। ठीक है, जब आप ये हिदायत जारी करते हैं, आप अपनी एज देख लें, अपनी सेहत देख लें, अपना रुतबा देख लें और अपनी स्टैंडिंग देख लें, फिर सोचें कि मैं क्या बात कर रही हूं और क्यों कर रही हूं। वो मरकजी मुल्ज़िमा है इसकी। अब उनके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होगी तो बाकियों के खिलाफ हम क्यों कर रहे हैं? तो इसलिए उनका एक्ट क्रिमिनल था, उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है और इंशाल्लाह जरूर होगा। बहुत शुक्रिया अतातार साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, ज्वाइन करेंगे हमें शहरियार आफरीदी साहब, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक।
14 मई आई और 14 मई चली भी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद आज पंजाब में इलेक्शन नहीं हो सके और अब कल सुप्रीम कोर्ट इसी मामले पर अपने 4 अप्रैल के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की जानिब से दायर की गई नजरसानी दरखास्त पर समाअत करेगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में जाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी खुसूसी बेंच केस की समाअत करेगा। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट के इस ही बेंच ने इलेक्शन कमीशन को 14 मई को इंतखाबात कराने का हुक्म देते हुए वफाकी हुकूमत समेत तमाम इदारों को पाबंद किया था कि इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करे। इलेक्शन कमीशन को वजारत खजाना की तरफ से फंड्स और वजारत दिफा की तरफ से सिक्योरिटी नहीं मिली, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने 14 मई को इंतखाबात नहीं कराए और 4 अप्रैल के हुक्म के खिलाफ अपनी अपील दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस बेजारी जाहिर करने की पीछे सबसे बड़ी वजह हुकूमत का वो रवैया था जिसने किसी सूरत भी इलेक्शन ना कराने का तहिया कर लिया था। हीरे बहाने कहें या हुकूमत की दो टोक वाज़ेह पॉलिसी चाल जिसके तहत पंजाब इलेक्शन के इनेकाद की राह में हर तरह के रोड़े अटकाए गए। देखते हैं कल इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या फैसला करती है, लेकिन तहरीक इंसाफ के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि वो अब तक इंतखाबात नहीं ले सकी, बल्कि तमाम पॉपुलरिटी के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा पूरे मुल्क के अंदर क्रैकडाउन हो रहा है, कार्रवाइयाँ हो रही है। हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलअज़म करार देने की बातें कर रही है। शहरियार अफरीदी साहब ने हमें ज्वाइन किया प्रोग्राम में। शहरियार भाई बहुत शुक्रिया। सर ये बताएं सबसे पहले कि इस वक्त हुकूमत बात कर रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलअदम करार दिया जाना चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं, तारिक साहब कुछ देर पहले हमारे प्रोग्राम में कह रहे थे कि शेड्यूल 4 के तहत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाई जा सकती है। आज पूरे मुल्क में आपके कारकुनान के खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है, गिरफ्तार हो रहे हैं। GHQ पे आपके कारकुनान ने अटैक किया, पंजाब के अंदर अहम इंस्टॉलेशंस को कोर कमांडर हाउस को अटैक किया गया। PTI बिल्कुल डिफेंसिव पे नहीं जा रही पॉपुलरिटी तमाम के बावजूद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपके शुक्रिया, तमाम तारीफ रब और रब के महबूब की हैं। आप किन की बात कर रहे हैं? जो गैरों के इशारों पे चल रहे हैं, जो जमहूरियत और आइन और कानून के दुश्मन हैं, जो इलेक्शन से भाग रहे हैं। ये वो खौफजदा टोला है जिनको अब समझ नहीं आ रही ये ना इलेक्शन करवा सकते हैं और सबसे बढ़कर इनके पास झूठ और बहतान के अलावा है क्या। आज 14 में है, आइन मुअत्तल कर दिया गया है। ये जो आज इस्लामाबाद दफा 144 लगी थी, आज PDM की 13 पार्टियों के लिए, क्या ये आसमान से उतरे हुए हैं? इनके लिए अलग कानून है। और मस्जिद और मिंबर का तकद्दुस, मौलाना फजल रहमान, वो बच्चे जिनको माँ बाप भेजते हैं दीन का इल्म हासिल करने के लिए, उनको फिर इस्तेमाल किया जाएगा। इस मुल्क के अंदर इंतशार दर इंतशार कौम की मासूम बेटियों को व्हीलचेयर से उतार के उनको घसीटा गया, घरों चादर और चार दीवारी को पामाल किया गया। 75, 80, 90 साल की औरतों के साथ रोड पे खड़े हुए निहत्ते मासूम लोगों के साथ यहाँ पे बात नहीं रोकती। स्ट्रेट बुलेट्स मारी गई, 60 के करीब हमारे लोग शहीद हुए। कौन जवाब देगा? आइन और कानून के तहत हमें हक है किस चीज का? पुरअमन एहतजाज का। ये जो आज इल्जाम लगा रहे हैं ये इनका पुराना मंसूबा था कि लोग निकालो। लेकिन शहरियार अफरीदी साहब, GHQ पे जाके हमलावर होना, क्या ये पुरअमन एहतजाज था? क्या कोर कमांडर हाउस को जाके नजरियातिश करना, हमलावर होना, तोड़फोड़ करना, क्या ये पुरअमन एहतजाज था? क्या शोहदा की तस्वीरों पे पथराव करना ये पुरअमन एहतजाज था? क्या MM आलम के तारीखी तैयारे को जाके तोड़ना, उसे जला देना, क्या ये पुरअमन एहतजाज था? सर, जो बंदे गिरफ्तार हुए आप उनसे लातलगी का अदार कर रहे हैं, अभी तक खान साहब ने खुल के मजम्मत नहीं की इन वाकयात की। नंबर 1 मैं भरपूर मजम्मत करता हूँ। नंबर 2 मुझे ये बताएं कि एक आप SHO के दफ्तर में तो जाके दिखाएं ये दफातर क्यों, तमाम एरियाज क्यों खोल दिए गए? और वो लोग जो प्लांट हुए थे वो आए और उन्होंने ये सारा कुछ किया। इमरान खान को जब 3 गोलियां लगी थी मेरे लीडर को, उस वक्त हम लोग नहीं निकले, उस वक्त जिलाओ गिराव नहीं हुआ। तो मैं आज आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि फुटेजेस अवेलेबल है सोशल मीडिया पे, ये डरपोक लोग ट्विटर बंद कर दिया है, सब चीजें बंद कर दी है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को ये नहीं रोक सकते। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि इन्होंने ये मुनाफिकत जो की है कौम को गुमराह करने की, नोबडी इज गोइंग टू बाय दैट। ये झूठ है, ये बहतान है। इसलिए मेरे लीडर ने चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट किया। शहरियार अफरीदी साहब, लोगों की आपके लोगों के ऑडियो कॉल जो है वो टेप हुई है, वो रिकॉर्डिंग सामने आ गई। यास्मीन राशिद साहिबा के जो पैगाम आते हैं, एजाज चौधरी साहब की जो गुफ्तगू है, आपकी पार्टी के दीगर लोगों की जो गुफ्तगू है, वो ऑडियो क्लिप सामने आ चुके हैं। देखिए जी, ऑडियो टेप्स हैं या जो भी हैं, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं कि चीफ जस्टिस के अंडर जब इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होगी तो कौम के सामने तमाम सबूत आ जाएंगे। PTI की कभी ये सोच नहीं रही, जब इसकी बुनियाद बनाई गई तहरीक इंसाफ, तो मेन एम्फेसिस इंसाफ पे था, इंसानियत, खुददारी और इंसाफ। मेरे लीडर ने अपनी पार्टी की तरबियत कैसे की कि उन्होंने कहा कि मेरी जान से भी ज्यादा
अजीज जो है और जो जिसकी इज्जत होनी चाहिए अफवाज पाकिस्तान है। हम तो कभी तस्वर भी नहीं कर सकते। हमने हमेशा, मैं खुद पाकिस्तानी फौज का एक फॉर्मर एक टीम प्लेयर हूं, मुझे बताएं हम कैसे तस्वर कर सकते हैं जो हमारी बुनियाद है, हमारी इज्जत है। लेकिन जो कानून, शरियार भाई लोगों की तस्वीर आ चुकी है, हमला करने वालों की तस्वीर जारी हो चुकी हैं, वो लोग माफिया मांग रहे हैं, एतराफ कर रहे हैं। हमने किया, ऑडियो कॉल जो है आ चुकी है आपके लोगों के सामने। आज भी लाहौर बार के सदर की आई है जो फैसलाबाद के अंदर एक अहम हसास इदारे के दफ्तर पे हमला किया गया। देखिए समर, जब इंक्वायरी होगी तो कौम के सामने हकीकत आनी चाहिए। कौन उससे भाग रहे? हम तो नहीं भाग रहे। मेरे लीडर की मॉरल करेज को देखें कि उनको उनके साथ तशद्दुद किया गया। इन स्पाइट ऑफ दैट उनका मैसेज क्या था चीफ जस्टिस के सामने? मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहूं कि ये कौन सा इंसाफ है कि हाई कोर्ट के अंदर तोड़ फोड़ करना। फिर मुझे बताएं, आर्टिकल 245 के तहत इन्होंने पंजाब और केपीके में फौज को बुलाया। अवाम के आगे फौज को पिच करना चाहते हैं। क्या हम एहतजाज नहीं करेंगे? पुरअमन एहतजाज से हमें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इन्होंने जो हरबे इस्तेमाल किए हैं कौम की बेटियों के साथ, इनको शर्म आनी चाहिए। इनको शर्म के मारे डूब मरना चाहिए। कौम की बेटियों के साथ ये किया जाता है, चादर और चार दीवारी। ये मुल्क मेरा है, फौज मेरी है, ये मुल्क मेरे आबा अजदाद, माय फादर वाज अवॉर्डेड गोल्ड मेडल ड्यूरिंग स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। ये कौन होते हैं? अता तारक हमीद आज और राना सनाउल्लाह। मुझे बताएं, एएनएफ वाली चीज तो क्लियर करें। आज मैं एक दफा फिर कहना चाहता हूं कि आर्मी चीफ और उनको एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी तो करें चीफ जस्टिस कि ये शख्स जो हमारा इंटीरियर मिनिस्टर बना बैठा है, ये 15 किलो हेरोइन जिसको डीजीएनएफ ने अरेस्ट किया था, पर्चा उन्होंने काटा था, उनकी लीगल टीम थी, आज उनको सब सलूट कर रहे हैं। ये वो तमाम लोग जो नैबजदा थे, आज मुझे इस्लामाबाद की सड़कों पे पीडीएम के लोग नजर आ रहे हैं। किधर है वो दफा 144? सिर्फ आप आज भी मानते हैं शरियार अफरीदी साहब वो मुकदमा ठीक दर्ज हुआ था? वो तो उस पर तो बड़ी तनकीद हुई कि वो गलत हीरोइन डाली गई थी राना सनाउल्लाह साहब पे। आप आज भी मानते हैं कि वो ठीक डाली गई थी? तो मैं कह रहा हूं कि डीजीएनएफ को बुलाएं, उनकी ब्रिगेडियर्स को बुलाएं, लीगल टीम को बुलाएं, मुझे बुलाएं, कौम के सामने खड़ा करें। शरियार साहब, कस्में तो आपने भी खाई थी उस वक्त ना, कस्में तो आपने भी बड़ी खाई थी, आपने कलमे पढ़ के आपने कस्में उठाई थी। तो क्या आप आज भी अपने दावे पे कायम हैं कि वो ठीक था मुकदमा? समर, मैं आज भी स्टैंड करता हूं। क्यों उनकी सीएनएस लॉ के तहत उनका ट्रायल क्यों शुरू नहीं हुआ? नंबर 1, 17 दिन के अंदर तमाम सबूत और 18वें दिन ट्रायल। सीएनएस लॉ मैंने नहीं बनाया, पीटीआई ने नहीं बनाया, इमरान खान ने अरेस्ट नहीं किया। डीजीएनएफ उस वक्त के जनरल आरिफ को, उनके ब्रिगेडियर्स को, उन पूरी टीम को सामने बैठाएं, कौम के सामने एक ट्रायल पूरा करवाएं, ताकि मुझे भी बुलाएं, हम सबको खड़ा करें, ताकि कौम के सामने हकीकत आए। ये देखें, यूज एंड अब्यूज का सिस्टम खत्म होना चाहिए। एक चीज है, रूल ऑफ लॉ और कानून की अमल दरामद, ये दोनों मैंडेटरी हैं, लेकिन आइन को इन्होंने पामाल कर दिया। रूल ऑफ शरियार अफरीदी साहब, क्या आप आज भी अपने दावे पर कायम हैं कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ 15 किलो हेरोइन का मुकदमा बिल्कुल दुरुस्त था, गलत मुकदमा नहीं था? मैं आज भी अपनी जगह पे खड़ा हूं। मैं ये बता रहा हूं कि डीजीएनएफ, उनकी लीगल टीम, उनके ब्रिगेडियर्स, जब उन्होंने कहा कि हम अपनी औलादों की कसम खाते हैं कि ये सब कुछ सच है, तो ट्रायल क्यों शुरू नहीं हुआ? नंबर 1। नंबर 2, अगर राना सर आप उनकी बात ना करें, आप अपना बताएं ना। क्या आप खुद मुतमईन हैं? आप किसी का हवाला मत दें, आप अपना बताएं कि आप खुद मुतमईन हैं कि वो ठीक मुकदमा था? देखिए, किसी के बिहाफ पे कसम नहीं उठाई जाती ना। जिस चैनल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपको चैनल पॉलिसी मिलती है। एज अ मिनिस्टर मुझे डीजीएनएफ और उनकी टीम ने आके रिपोर्ट दी। मैंने उनसे पूछा कि आपको अपनी औलादों की कसम है, ये सच है? उन्होंने कहा जी हमें अपने औलादों की कसम है, ये सच है। आज कौम के सामने हकीकत आनी चाहिए ना। क्यों नहीं आ रही हकीकत? क्यों नहीं हकीकत आ रही? डीजीएनएफ, अगर राना सनाउल्लाह बेगुनाह है तो डीजीएनएफ और ब्रिगेडियर्स हम सबको बुलाएं, मुझे भी बुलाएं, मेरे सेक्रेटरी को भी बुलाएं उस वक्त के। तो वो तो शरियार अफरीदी साहब वो तो रिटायर्ड हो चुके हैं, और जब कोई बात दावा बाद में साबित हो जाए कि वो गलत था, नहीं मैं ये कह रहा हूं कि कोई चीज अगर साबित हो जाए बाद में कि वो गलत थी, तो उस पर फिर रिबटल जारी किया जाता है, माजरत की जाती है, वजाहत जारी की जाती है कि वो गलत था, कि मुझे गलत ब्रीफ किया गया था। एक मिनट समझ, लेट मी कंप्लीट। आपने और मैंने फैसला नहीं करना, फैसला अदालत ने करना है। मुझ में ये मॉरल करेज है कि आज भी मैं अपनी जगह खड़ा हूं। मैं चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट करता हूं
और जनरल आसिम मुनीर साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूं, एक इंक्वायरी करें, डीजीएनएफ उनके ब्रिगेडियर्स जो आरडी से रीजनल डायरेक्टरेट्स जो हेड कर रहे थे, लाहौर आरडी को भी बुलाएं, सबको बुलाएं, मुझे भी बुलाएं, उस लीगल टीम को भी बुलाएं। हकीकत आनी चाहिए ना, क्यों नहीं आ रही हकीकत? तो शहरियार अफरीदी साहब सेंटर ना करें, लेट्स बहुत अच्छी बात ऑन वन थिंग, नोबडी इज अबव लॉ। शहरियार अफरीदी साहब, ये जो मियां वाली बेस पे अटैक हुआ, ये जो लाहौर अपना जीएचक्यू पे अटैक हुआ, ये जो लाहौर में कोर कमांडर हाउस पे अटैक हुआ, इसमें आपने तो कहा मजम्मत करता हूं इन वाकयात की, क्या इमरान खान साहब को मजम्मत नहीं करनी चाहिए? सब ने इमरान खान की तरबियत नहीं है, ये वो मुझे बताएं किस, तो वो मजम्मत कर दें फिर। का था। एक मिनट जी, एक मिनट, आपने क्वेश्चन किया, मुझे रिस्पॉन्ड करने दें। सिंध हाई कोर्ट ने क्या कहा कि ये जत्थे पॉलिटिकल पार्टीज ने जो रखे हुए, क्या उसमें पीटीआई का नाम था? पीटीआई ने हमेशा तशद्दुद को डिस्कार्ड किया है इस मुल्क के। हमने लोगों, मैं खुद लोगों के बीच में था, लोग आते थे, ओ जी इस तरह करो, ओ जी उस तरह करो, हमने कहा नहीं, पार्टी पॉलिसी, पुरअमन पुरअमन पुरअमन। देखें, एक चीज मैं आपको बताता चलूं, हम कानून और आईन के ताबे हैं, कानून के और आईन के ताबे, चाहे वो जर्नल हो, चाहे वो सियासी लीडर हो, चाहे वो मजहबी अकाबिर हो, सब हैं, नोबडी इज अबव लॉ। मैं सिर्फ एक चीज आपको बताना चाह रहा हूं, आज ये जो फजल रहमान कर रहे हैं, आप क्यों कंडेम नहीं कर रहे? ये मुझे बताइए, जो लोग रोडों पे निकले हैं दफा 144 के बावजूद, जिनको फैसिलिटेट किया जा रहा है, जो कौम के सौदे कर रहे हैं, इनके लिए कोई कानून नहीं है। ये बच्चे जो मदरसों से निकाले गए हैं, इनके खिलाफ कौन आवाज उठाएगा? मस्जिद और मदरसे को साथ आपने उठानी है आवाज। शहरियार अफरीदी साहब, मुझे आज सिर्फ ये बता दें कि तहरीक इंसाफ की जो पोजीशन है, 9 मई से पहले आप बहुत ज्यादा तहरीक इंसाफ डोमिनेटिंग पोजीशन पे थी, आज आप इस हद तक चली गई है पीटीआई कि आपको बैन करने की बातें हो रही हैं, आपके लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन और आपकी आधी क़यादत इस वक्त पाबंद सरासल है। क्या बात आपने इस एक हफ्ते के अंदर आपने लूज नहीं किया? होते कौन है बैन करने वाले? आइन को मुअत्तल कर दिया गया, इलेक्शन तो ये करा नहीं सकते, डरू और तो छोड़े, इन्होंने हर तरफ हर चीज को बंद करने की कोशिश की है। कुछ भी नहीं हो सकता और ना कुछ होगा इंशाअल्लाह। हमारा होने का यकीन अल्लाह से है। याद रखें, अल्लाह ने जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के घर पाला था और दरिया नील में बचाया था, अल्लाह वही अल्लाह है। हमारा ईमान है अल्लाह और अल्लाह के रसूल और पाकिस्तान पे, पाकिस्तान के जर्रे जर्रे की हिफाजत का हमने हल्फ उठाया हुआ है। हम इस पाकिस्तान के अंदर, हमें क्या जरूरत है? शहरियार अफरीदी साहब, एक एक करके खान साहब को अपने जो उस वक्त पोजीशन थी साल पहले, उससे पीछे हटना पड़ रहा है। अमेरिका के वाले से इतनी एग्रेसिव पोजीशन लेके खान साहब पीछे हट रहे हैं। यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट पे आया है कि खान साहब यूरोपीय यूनियन के जरिए अमेरिका को जो है वो राजी करने की, मनाने की कोशिश कर रहे हैं। समर, चीजों को डिस्टॉर्ट किया जा रहा है। मेरा लीडर आज भी अपनी जगह खड़ा है, लेकिन मुझे बताएं, जब मेरा लीडर ये कहते हैं कि भाई प्राइम मिनिस्टर मैं हूं, और वो साइफर किसके पास भेजा गया था, वो किससे मुखातिब थे, क्या आपको नहीं पता? आज मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूं, हम अपनी जगह खड़े हैं, ये मुख्तलिफ हर्ब चालें इस्तेमाल करके ये मुनाफिकों का जो टोला है, ये कभी कामयाब नहीं होगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तानी कौम, हर माँ, हर बुजुर्ग, हर बच्चा, हर जवान, हर सोच, हर फिक्र, ऑल फेडरेटेड यूनिट्स आर स्टैंडिंग राइट बिहाइंड इमरान खान। इमरान खान हक और वो तो बयानी की वजह से जो मुश्किलात पैदा हुई उसके अजाले के लिए यूरोपीय यूनियन से राब्ते कर रहे हैं। कोई मुश्किलात नहीं है, हक और सच के साथ खड़े हैं, हमेशा खड़े रहेंगे, हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। समर, पाकिस्तान पे, पाकिस्तान के मफादात पे, पाकिस्तान के आईन पे, पाकिस्तान के कानून पे, पाकिस्तान के इदारों पे और अवाम पाकिस्तान पर कोई। अच्छा, आप मुझे अपना लाएअमल बता दें शहरियार अफरीदी साहब, आज 14 मई ये इंतखाबात आपको मिल नहीं सके, आगे आपका लाएअमल क्या होगा, किस तरह से आगे बढ़ेंगे? देखिए समर, हम लगे हुए हैं, हम अपने लीगल टीम्स के साथ हर फोरम पे एक्टिवली एंगेज हुए हुए हैं। इंशाल्लाह हम इलेक्शन लेके रहेंगे मेरे रब्बे सुल जलाल के फजल। कितना लेट कर लेंगे, कितना लेट कर लेंगे, कितने ये भाग जाएंगे इलेक्शनों से, भागने नहीं देंगे। हमारे हौसले बुलंद हैं इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह, वॉच एंड सी। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहरियार अफरीदी साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, जो हमने बात की शहरियार अफरीदी साहब से, यू टर्न्स की वजह से आपने जो अमेरिका के साथ ताल्लुकात के हवाले से लिया, पोजीशन क्या थी, जरा आपको सुनाते हैं, उसके बाद फिर आपके सामने एक पूरी डिटेल रखते हैं कि हो क्या रहा है। हम कोई अमेरिका से इंपोर्टेड हुकूमत को नहीं मानते। एक अमेरिकी साजिश, अमेरिका के पास जाके कहेंगे कि खुदा के वास्ते हमें बचा लो, नहीं तो इमरान खान वापस आ जाएगा। मीर जाफर ने उससे गद्दारी की और फिर अंग्रेजों ने मीर जाफर को ऊपर बिठाया, जिस तरह
अमेरिकनों ने शहबाज शरीफ को ऊपर बैठाया। ये जो साजिश हुई है, बेशर्मी से साजिश हुई है, ये सारी कौम को पता चल गया। इमरान खान का ये मौक़िफ़ जो भी आपने सुना, अब ये माजी बईद हो गया है। माजी करीब में इमरान खान की अमरीकी साजिश आसिफ अली जरदारी, मोहसिन नकवी, जनरल बाजवा से होती हुई हुसैन हक्कानी पर आ गई है और खुलकर वो ये कह गए हैं कि उनकी हुकूमत को गिराने के पीछे अमरीकी साजिश नहीं थी। ताहम इस वक्त इमरान खान जो बयानिया उस वक्त बना रहे थे, उस बयानिया का बोझ आज तक उनको उठाना पड़ रहा है और इसी बयानिया की बिना पर आलमी ताकतों और बिलखसूस अमरीका बज़ाहिर इमरान खान पर मजीद एतमाद करने से कतरा रहा है और इसी एतमाद को बहाल करने के लिए इमरान खान एक बार फिर अमेरिका को मनाने के मिशन पर निकल पड़े हैं। हालिया दिनों में एक के बाद एक अमेरिकी कांग्रेस की जानिब से इमरान खान की हिमायती ट्वीट्स और खतूत से भी अमेरिका को मनाने की कोशिशें होती रहीं। तहम अमेरिका इमरान खान ताल्लुकात में जितना डेंट डल चुका है, उसको भरने में मजीद वक्त और कोशिशें दरकार होगी, जिसकी एक झलक कल ही सामने आने वाली रिपोर्ट से हुई जो आलमी अमन के लिए काम करने वाली इदारे इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप ने जारी की है, जिसके मुताबिक इमरान खान ने यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक से रब्ता किया ताकि ये ममालिक अमेरिका के साथ होने वाले नुकसान को ठीक करा सकें और रब्ता बहाल करवाया जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय यूनियन और इसके रुकन ममालिक इमरान खान को पाकिस्तान में सियासी तकसीम में कमी के लिए हुकूमत से महादराई के खतरात से भी आगाह करेंगे। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप ने अपनी वॉच लिस्ट 2023 में कहा है कि पाकिस्तान को इस वक्त 3 बहरानों, सियासी महादराई, कमजोर मईशत और दोबारा उठती अस्करियत पसंदी का सामना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इमरान खान ने इस उम्मीद में यूरोपीय यूनियन से रब्ता किया है कि वो उनके मगरबी साजिश के बयानिए से पहुंचने वाले नुकसान का अजाला कर सके। वाइलिस के मुताबिक सियासी तकसीम ऐसे वक्त में बड़ी है जब मुल्क के डिफॉल्ट का खतरा बढ़ गया है क्योंकि पाकिस्तानी हुकाम IMF के साथ मुआहिदा करने में नाकाम रहे। सवाल यह है कि क्या इमरान खान की यह कोशिश भी कामयाब रहेगी। अमेरिका इमरान खान ताल्लुकात इस नहज पर आ गए हैं कि अब अमेरिका को भी इस हवाले से यू टर्न लेना अमेरिका के लिए मुश्किल हो गया है। आज की शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।